हेलो फ्रेंड, जीके की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चन है। मीडियम टू हाई लेवल होगा और सभी इसमें पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन दबा लिए। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ कहता है कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है, यानी कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। तो क्या होता है? सीमांत उपयोग होता है। तो क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? तो सीमांत उपयोगिता बराबर होता है यानी एम यू बराबर यानी टी यू माइनस टी यू एन माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बीगा बेगम यानी बीगा बेगम ने बनाया था। कहीं गीगा लिखता है, गीगा बेगम ही हुमायूं की प्रथम पत्नी थी, यानी पहली पत्नी गीगा यानी बीगा बानो बेगम थी। इन्होंने ही दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है, आप कहिएगा कि हमीदा बानो बेगम, ये बिल्कुल गलत है। जो आप लोग पढ़े हैं ये गलत है, इसको सुधार लीजिए। हमीदा बानो बेगम नहीं है, ये बीगा बेगम थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हुमायूं का मकबरा कब बनाया गया था तो 1569 से 70 ईस्वी के अंतराल में बनाया गया था, यानी 69 से 70 के अपरांत में। अगर हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार कौन था? तो मिर्ज़ा गयास था। कौन था? मिर्ज़ा गयास। ठीक है, और यह हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है, जो कि चारबाग के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? चारबाग के मध्य स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखक, जिसको बोलते हैं CAG, कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल, ठीक है, महालेखक परीक्षा किस संपरीक्षा प्रतिवेदन की बात अनुच्छेद 51 में कहा गया है। ठीक है, और अगर आपसे CGI की यानी नियंत्रक महालेखा का उल्लेख पूछेगा तो 148 में। ठीक है, और CAG जो होता है 150 के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप तैयार करता है, और जबकि 149 के तहत नियंत्रक महालेखक परीक्षण कर्तव्य और शक्ति का पालन करता है। शक्ति और कर्तव्य का पालन अनुच्छेद 149 में, जबकि 150 में संघ और राज्यों के लेखा का प्रारूप तैयार करता है, जबकि कैग का उल्लेख 148 में है, और जबकि संपरीक्षा किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 151 के तहत। काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है? तो काली मिट्टी कैल्शियम की विशेषता रखती है। किसकी विशेषता रखती है? तो कैल्शियम की विशेषता रखती है। ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाया जाता है, इसीलिए काली मिट्टी में जो कपास की खेती होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। 1000 जिलों की भूमि किस देश को बोलते हैं? तो फिनलैंड को बोलते हैं। 1000 जिलों की भूमि किस देश को बोलते हैं? तो फिनलैंड को बोलते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का देश किसको बोलते हैं? तो नॉर्वे को बोलते हैं। ठीक है, कनाडा को क्या बोलते हैं? तो कनाडा लिली का देश है। लिली का देश किसको बोलते हैं? कनाडा को। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश बोलते हैं। हिंदू भी होता है किनका है? तो ये राधा कृष्णन का। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ बुक का नाम बताते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का। गीता रहस्य किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छा से आया होगा। अमंग द बिलियर्ड्स इंडिया ए मिलियन म्यूजियम नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो BS नैपाल के द्वारा। किसके द्वारा? BS नैपाल के द्वारा। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। आओ जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में। नागा जनजाति नागालैंड में। ठीक है, और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर रेंगमा की पहाड़ी आप सुने होंगे, जो मेघालय में स्थित है। और त्रिपुरा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? रियांग और त्रिपुरी त्रिपुरा में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं, बताइए। तो चित्तरंजन दास हैं। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास। चलिए इसमें और कुछ नाम बताते हैं। जैसे गीतांजलि है, तो गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बुक कौन सा है? तो इनका है ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। जबकि सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? ये राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत होती है। राज्य के महाधिवक्ता की पद कैसी होती है? तो राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत होती है। ठीक है, राज्यपाल इसको जब चाहेंगे तब इसको हटा सकते हैं। ठीक है, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र और एक अशोक चक्र। लेकिन वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है, लेकिन अशोक चक्र वीरता के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो मेनली रूप से पराक्रम पुरस्कार के अंतर्गत दोनों सर्वोच्च के अंतर्गत आता है परमवीर चक्र और एक अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र इसलिए दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रदेश में शांतिपूर्ण था और उसको संकट उत्पन्न हो गया, तो उस स्थिति में सैन्य जो पुलिस प्रशासन जो भेजे जाते हैं, उसमें जो वीरता प्राप्त करता है उसको अशोक चक्र बोलते हैं। लेकिन किसी देश के साथ डायरेक्ट अगर आप भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, तो उसको वीर गति को प्राप्त होने वाले को परमवीर चक्र बोलते हैं। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
तो 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब से मनाया जाता है? तो 1948 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 1948 ईस्वी से, ठीक है। और यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 31 मई को मद निषेध दिवस यानी तंबाकू निषेध दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ था? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसका शुरुआत 1997 से किया गया था, ठीक है। इसमें टोटल ये जो हुआ था 1997 में जो हुआ था जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये 11वां सम्मेलन था। क्या हुआ था? 11वां सम्मेलन, ठीक है। 2015 में कहाँ हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो ये डेनी नदी। डेनी नदी की लंबाई कितनी है? तो 2850 है। कितना है? 2850 किलोमीटर, ठीक है। अगला है किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया में। इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 5895 किलोमीटर है। कितना है? सॉरी दोस्तों, मीटर में है, किलोमीटर बोल दिए। 5000 कितना? 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह अफ्रीका से गुजरती है। स्थानीय पवन का कौन सा उदाहरण है? तो चिनूक हो जाएगा। चिनूक एक स्थानीय पवन का उदाहरण है। जबकि पछुआ पवन जो है सबसे प्रचलित पवन है और ध्रुवीय पवन ये क्या है? तो ये प्रचलित पवन का उदाहरण है। पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन ये प्रचलित पवन का उदाहरण है, जबकि चिनूक स्थानीय पवन का उदाहरण है। और एक है मानसून पवन जो है सामयिक पवन का उदाहरण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। स्थानीय पवन कहेगा तो चिनूक हो जाएगा, पछुआ और ध्रुवीय कौन है हो जाएगा? तो प्रचलित पवन, जबकि मानसून कौन सा पवन है? तो सामयिक पवन है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन के अनुसार 1917 हो जाएगा, ठीक है। मर्डेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मर्डेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो क्यूटो है। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो क्यूटो। बोल्बिया की राजधानी कहाँ है? तो लापाज। और लीमा कहाँ की राजधानी है? तो पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा। जमैका की राजधानी कहाँ है? तो किंगस्टन, ठीक है। और बोल्बिया, लापाज और इक्वाडोर क्यूटो। इस क्वेश्चन को आप जितना स्टार लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को ही मालूम रहता है और बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन भी है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गुप्तेश्वर की मूर्ति। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? तो श्रवण बेलगोला में, ठीक है। कि मूर्ति एक प्रमुख जैन स्थल है। ये गुप्तेश्वर की मूर्ति किस भगवान को समर्पित है? तो जैन भगवान को समर्पित है, ठीक है, यानी महावीर से। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 57 फीट है। कितनी है? 57 फीट। तो गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 57 फीट है। इस मूर्ति का निर्माण यानी जो श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण कब किया गया था? तो 983 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। किसने किया था? तो गंग राजवंश के राजा मंत्री चामुंड राय था। गंग वंश के राजा कौन था? चामुंड राय ने इसकी स्थापना किया था 983 ईस्वी में। और जैन धर्म कौन थे? तो ये ऋषभदेव के पुत्र थे। ये पहला तीर्थंकर थे, सॉरी दोस्तों पुत्र बोल दिए, पहला तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जो ऋषभदेव के पुत्र थे। इन्हीं के श्रवण बेलगोला के नाम पर रखा गया था, ठीक है। मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार कौन है? तो मशहूर पेंटिंग ये राजा रवि वर्मा का है। मशहूर पेंटिंग नल दमयंती इसकी चित्रकला है? तो राजा रवि कवि का। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये मेनली रूप से बौद्ध धर्म से ही नहीं, लेकिन अधिकतर बौद्ध धर्म से, और एक ब्राह्मण जैन, यानी 3 धर्म है यहाँ पे, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। और इसमें टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 34 है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करवाया था? तो यह 12वीं शताब्दी में, यानी 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली के कौन शहर में स्थित है, यानी नगर में? तो यह महरौली। कौन सा? महरौली के निकट स्थित है। और यह पूर्ण रूप से कुतुब मीनार बनकर तैयार किसके शासनकाल में हुआ था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो बीजक। बीजक किसका है? तो कबीरदास का। सूरदास का कौन सा पुस्तक है? तो सूरसागर। सूरसागर किसका है? तो सूरदास का, ठीक है। और गीतावली किसका है? तो गीतावली क्या है, किसका है? तो तुलसीदास का। तुलसीदास का गीतावली है, जबकि सूरदास का सूरसागर है, और जबकि बीजक कबीरदास का है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु की है? तो ये मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु की है। इसकी शुरुआत यानी प्रकाशन कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। यानी मैलांचल पुस्तक कब आया था? तो 1954 में प्रकाशित किया गया था। यह एक क्या है? तो हिंदी उपन्यास है। मैलांचल क्या है? एक हिंदी उपन्यास है। कुछ और हम बुक के नाम बताते हैं, जैसे कि गोदान। गोदान किसका है?
तो मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। मैला आंचल ये कनिष्वनाथ रेणु का है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। किनको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को। कब गया था? तो 1966 में इनको ताशकंद समझौता में मृत्यु हो गया था। और यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में गए थे, उनकी वहीं पे मृत्यु हो गया था, लेकिन आज तक उनकी मृत्यु का कोई ऑथेंटिक जांच या फिर जांच के माध्यम से नहीं प्राप्त हुआ है। तो यह भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं, व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत प्रथम बार दिया गया था भारत रत्न। तो कब दिया गया था? तो 1966 ईस्वी में। और ये 1964 से, यह भारत के 1964 से 66 तक दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। के कामराज को 1976 में मरणोपरांत दिया गया था, और जबकि रामचंद्र को, एमजी रामचंद्र को कब दिया गया था? तो 1988 ईस्वी में। और BR अम्बेडकर जी को कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1990 ईस्वी में मरणोपरांत। सभी व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। तो भारत के प्रथम पूछा है तो लाल बहादुर शास्त्री जी। बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो शहनाई। वायलिन कौन बजाते थे? तो बताइए। तो वायलिन बजाते थे डॉक्टर एन राजन। कौन? डॉक्टर एन राजन। किससे संबंधित है? बीना कौन बजाते थे? तो एस बालचंद्रन। एस बालचंद्रन बीना बजाते थे। जबकि सितार कौन बजाते थे? तो निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी सितार वादक थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किसका उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसका उदाहरण है? नागर शैली का उदाहरण। ठीक है। और मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली और वैसा शैली में अधिकतम हुआ है, जबकि दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा है इसलिए नागर शैली एग्जैक्ट होगा। ठीक है। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हैं सभी द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ठीक है। भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में। और यह बस्तर जिला जो है ना, चंद्रपुर दुर्ग बस्तर जिला, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र में है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लौह धातु जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में। ठीक है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में भाग गया था, यानी परिक्रमा जो भाग लिया था, वो आर्यभट्ट था। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था वो आर्यभट्ट था। ठीक है। आर्यभट्ट की कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो 28 फरवरी को। CV रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किए थे, इसीलिए 1930 ईस्वी में इनको क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। किस क्षेत्र में? तो भौतिक के क्षेत्र में। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, जबकि 14 नवंबर को बाल दिवस, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दिवस, स्थापना दिवस। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था। नवाब वाजिद अली के दरबार में ठुमरी नृत्य शैली यानी गायन होता था। ठीक है। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में। तो फुली डेट पूछे तो 18 मई 1974। और दूसरा परीक्षण कब किया था? तो 11 मई, कहीं 13 मई देता है, तो 11 मई या 13 मई 1998 ईस्वी को। ये भी पोखरण से ही पर छोड़ा गया था। ठीक है। तो पहला 1974, 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई या 13 मई 1998 को छोड़ा गया था। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है तो राज्य और केंद्रों के बीच। संघीय वित्त जो होता है फाइनेंस जो मनी होता है, राज्य और केंद्र के बीच वित्त से रखता है। ठीक है। वित्त विभाग का काम है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किन राज्यों में मनाया जाता है? तो छऊ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ कहाँ? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में छऊ त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो IMF संस्था विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक से संबंधित नहीं है। बाकी सभी IBRD, IDA, ADB सभी विश्व बैंक से संबंधित है, जबकि IMF एक अलग संस्था है। किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित किया गया था? तो नरसिम्हन कमेटी के द्वारा बैंकों का दर यानी बैंक का दर ब्याज जो है विनियंत्रण आधारित किया गया था। किस कमेटी के सिफारिश पर? तो नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पे। जबकि चलया समिति का संबंध कर सुधार से है। किससे है? कर सुधार। जबकि दंतेवाला कमेटी से ही बेरोजगारी का अनुमान लगाता है कौन? तो दंतेवाला कमेटी। जबकि चलया समिति से कर का किया जाता है आकलन, जबकि नरसिम्हन कमेटी से ब्याज दर। ठीक है। तो आप तीनों समझ में आया होगा। चलया कमेटी कर से संबंधित है, नरसिम्हन ब्याज दर से, जबकि दंतेवाड़ा बेरोजगारी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो लगभग 12 वर्ष तक रहे थे। ठीक है। और जब बने कब थे? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति बने थे, और 62 तक इन्होंने अपना योगदान दिया था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। जब गांधी जी ने 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले अपने गुरु से ही मिले थे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए किया था। उसमें होता क्या था
कि 3 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था और इस पर टैक्स भी लगा दिया था। तो इसके खिलाफ यानी किसी किसानों पर प्रताड़ना होने के कारण वहाँ के किसान नेता चंपारण के राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। उन्होंने निमंत्रण दिया महात्मा गांधी को और गए और इन किसानों के प्रति अपना योगदान दिए और लड़े और 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह बना दिए। ठीक है। और यह इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से ही अपना सब चीज़ जानते थे कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक विजय सेन था। विजय सेन सेन वंश का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? सेन वंश का। और यह विजय सेन किसका पुत्र था? तो हेमंत सेन का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो हेमंत सेन का पुत्र विजय सेन था। ठीक है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है। और वानभट्ट हर्षवर्धन की दरबारी कवि था और ये वानभट्ट ने हर्षचरित नामक पत्रिका लिखी थी। किसने? हर्षचरित पत्रिका की यानी हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन थे? तो वानभट्ट और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी पंजाब में। ठीक है। यानी अमृतसर पंजाब में पड़ता है। उसी में नेताओं को गिरफ्तार करने के कारण महात्मा गांधी ने एक सभा बुलाई थी। उसमें लगभग 1000 के आसपास लोगों को मार दिया गया था। ठीक है। तो बहुत दुर्घटना मतलब बहुत बेदर्द घटना था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? सिकंदर लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर। पूरा डेट पूछे तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। अमरकोट के राजा कौन थे? तो बीर साल के दरबार में हुआ था। यानी बीर साल के घर में इसका जन्म हुआ था। किसका? तो अकबर का। अमरकोट। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। ठीक है। कौन सा नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा गया? तो ऑल इंडिया राष्ट्रीयकरण बैंक को इसको हटाकर क्या किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। कौन सा ही राज्य नहीं है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु जनसंख्या के मामले में इस सभी बड़े राज्यों में से नहीं है। बाकी जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद महाराष्ट्र में, इसके बाद बिहार में, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है तो भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। और भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, जबकि उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, जबकि उपराष्ट्रपति का उल्लेख कितना में है? तो 69 में है। अनुच्छेद 69 में शपथ उपराष्ट्रपति, जबकि राष्ट्रपति 60 में। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है आनंद मठ के लेखक? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। आनंद मठ की पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? तो 1882 ईस्वी में। इसलिए ये ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। इसी आनंद मठ से ही क्या लिया गया था? तो वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया था। दोस्तों ये टोटल 50 क्वेश्चन का सीरीज था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।